नमस्कार दोस्तों, हम चर्चा कर रहे थे भारतीय राजनीतिक विचारकों की। और आज हमारा चर्चा का विषय है प्रख्यात संस्कृत ज्ञाता, समाज सुधारक और सामाजिक कार्यकर्ता पंडित रमाबाई। जैसा कि आप सब जानते हैं, 19वीं सदी के दौरान गुलाम भारत में समाज की जो दशा थी वो बहुत दयनीय थी। महिलाओं पर अत्याचार होते थे, समाज जो है पुरातनपंथी था। और उस समय कई समाज सुधारक हुए, जिनमें प्रमुख नाम आते हैं राजा राम मोहन राय का, ईश्वर चंद्र विद्यासागर, दयानंद सरस्वती जैसे कई सुधारक हुए। इन्होंने नारी उत्थान की बातें की और स्त्रियों की दशा सुधारने के लिए काम किए। इसी समय एक ऐसी विद्वान महिला पंडिता रमाबाई आई, जिन्होंने समाज को आईना दिखाने का काम किया और अपने खुद के अनुभवों से ये समाज को एक दिशा देने की कोशिश की और कुरीतियां जो है वो दूर करने की कोशिश की। पंडिता रमाबाई का जन्म 23 अप्रैल 1858 को हुआ और मैसूर रियासत के गंगमूल के जंगलों में, मैसूर कर्नाटक में है, तो मैसूर रियासत आज का कर्नाटक, उस समय मैसूर रियासत थी। वहाँ गंगमूल के जंगलों में एक ब्राह्मण परिवार में पैदा हुई और इनके बचपन का नाम जो था वो रमा डोंगरे था। रमा डोंगरे जन्म से ब्राह्मण थी। और ये जो दौर था 1858 का, ये वो दौर था जब ब्राह्मणवादी समाज महिलाओं को संस्कृत पढ़ने की इजाज़त नहीं देता था। पुरुषों को संस्कृत पढ़ने की इजाज़त होती थी, लेकिन महिलाओं को इजाज़त नहीं होती थी। लेकिन इनके पिता जिनका नाम था अनंत शास्त्री, इन्होंने रमाबाई को, अनंत शास्त्री जी ने रमाबाई को संस्कृत पढ़ाया और अपने सभी बच्चों को उन्होंने संस्कृत पढ़ाया। संस्कृत पढ़ाने पे अड़े रहे। अब उसका नतीजा ये हुआ कि उस समय की परंपरा थी कि संस्कृत नहीं पढ़ाते थे। अनंत शास्त्री जी ने जिद करके अपने बच्चों को संस्कृत पढ़ाया, अपनी लड़कियों को पढ़ाया, तो उनको जो है गांव से निकाल दिया गया। गांव से निकाल करके बाहर कर दिया गया। अब इनके पिता जो अनंत शास्त्री थे वो भी एक समाज सुधारक थे। उन्होंने गांव के निकालने से के डर से बच्चों को शिक्षा देनी नहीं छोड़ी और रमाबाई और इनके भाई बहनों को अच्छी शिक्षा देना उन्होंने जारी रखा। और इसी का नतीजा ये हुआ कि रमाबाई की बहुत अच्छी पकड़ हो गई वेद पर और संस्कृत भाषा पर। वेदों तथा संस्कृत की वो विद्वान हो गई और उनको जो है अच्छा ज्ञान प्राप्त हो गया। बचपन में ही 12-13 साल की उम्र में ही इनको जो है सैकड़ों श्लोक याद थे जो इनके पिता ने इनको सिखाए थे। अब होनी को लेकिन कुछ और मंजूर था। 1877 में 1877 में भयानक अकाल पड़ा और इस अकाल में क्या हुआ कि इनका लगभग पूरा परिवार समाप्त हो गया। अब केवल रमाबाई बची थी इनके घर में और इनके भाई थे श्रीनिवास, जो इनसे छोटे थे, छोटी उम्र के ही थे, किशोर उम्र के थे। ये दोनों ही बच्चे थे। बाकी इनका पूरा परिवार जो है 1877 के अकाल में समाप्त हो गया था। अब इस अकाल के बाद अपनी रोजी रोटी के लिए ये लोग कलकत्ता चले जाते हैं, ऐसे ही भटकते भटकते। तो फिर क्या होता है कि वहाँ संस्कृत के जो विद्वान थे उनसे इनका परिचय होता है। और चूंकि उस समय तक ये लोग जो है 1878 में कोलकाता आए और रमाबाई की संस्कृत का जो ज्ञान था वो और निखर गया था। वो संस्कृत की बड़ी ज्ञाता हो गई थी।
इनमें सीखने की ललक थी, तो संस्कृत के साथ साथ ही जो है मराठी, कन्नड़, हिंदी, बांग्ला, इन सभी भाषाओं पर अच्छी पकड़ थी। अब इसका नतीजा क्या हुआ कि कोलकाता का जो ब्राह्मण समाज था, कोलकाता का ब्राह्मण समाज भी इनकी संस्कृत के ज्ञान से चकित रह गया, और जो सभाएं होती थी इनमें पंडिता रमाबाई को जो है भाषण देने के लिए बुलाया जाता था, और यहीं से इन्हीं भाषणों के जरिए रमाबाई जो है अपने विचारों से जो है बंगाली समाज को थोड़ा थोड़ा जागृत करना या अंदर से कुदेरना शुरू किया था। चूंकि रमाबाई ने समाज को अंदर से देखा था, उन्होंने चीजें अनुभव की थी, तो उनके जो भाषण थे और उनके जो काम थे उनमें इनके अनुभवों की छाप होती थी, और ये कोशिश करती थी कि समाज को जो है एक नई दिशा प्रदान कर सके। धीरे धीरे इनके ज्ञान की ख्याति बढ़ती जा रही थी बंगाल में, और बंगाली समाज पर इनका प्रभाव भी बढ़ रहा था। फिर क्या हुआ कि 1878 में कलकत्ता विश्वविद्यालय द्वारा 1878 में इनको कलकत्ता विश्वविद्यालय से पंडिता की उपाधि मिलती है, और सरस्वती और पंडिता ये दोनों उपाधियां इनको प्रदान की जाती हैं इनके संस्कृत के ज्ञान के कारण, सरस्वती तथा पंडिता। और रमा डोंगरे जो है वो पंडिता रमाबाई बन जाती हैं यहीं से। ठीक है, रमाबाई का जो कार्य क्षेत्र था, इन्होंने बंगाल में बाल विवाह और विधवाओं की दयनीय स्थिति पर कार्य करना शुरू किया, और लेकिन फिर यहाँ इनके साथ दोबारा हादसा होता है, और इनके भाई थे श्रीनिवास, वो भी इनका साथ छोड़ करके और स्वर्ग से धार जाते हैं, उनकी मृत्यु हो जाती है। फिर 1880 में जो है इनका परिचय होता है एक नवयुवक से, और ये थे बंगाल के एक वकील थे जिनका नाम था विपिन बिहारी मेधावी। पंडिता रमाबाई स्वयं ब्राह्मण थी, विपिन बिहारी मेधावी ब्राह्मण नहीं थे, और विरोध के बावजूद इन दोनों ने शादी की। समाज का इनको विरोध झेलना पड़ा, लेकिन ये जो है इन्होंने अपने फैसले पर अडिग रही, और समाज से बचने के लिए ये शादी करके जो है बंगाल से जाकर के और असम में रहने लग गई। इनकी एक बेटी हुई, बेटी का नाम था मनोरमा। लेकिन फिर जैसा कि इनके माता पिता की मृत्यु हुई, फिर भाई की मृत्यु हुई, और उसके बाद एक और दुख की बात यह आती है कि इनके पति जो थे विपिन बिहारी मेधावी, इनकी भी हैजे के कारण मृत्यु हो जाती है। हैजे रोग के कारण इनकी जो है मृत्यु हो जाती है, हैजा रोग के कारण। अब पति की मौत के बाद जो है पंडिता रमाबाई असम छोड़ दिया, और ये यहाँ से वापस जो है पूना आ गई। वहीं इनका कर्नाटक महाराष्ट्र का वह प्रदेश जहाँ ये पैदा हुई थी, और कहा जाता है कि दुत्कारने वाले समाज में दोबारा इनको मजबूर कर दिया, पति की मौत के बाद दोबारा आने के लिए मजबूर कर दिया, और ये पुनः उसी सोसाइटी में आ गई, मराठी समाज में आ गई। यहाँ भी उन्होंने अपने काम जारी रखे, जो समाज सुधार के काम थे, महिलाओं के उत्थान के काम थे। उस समय क्या था कि महाराष्ट्र का जो महिला समाज था वहां वही रूढ़िवाद हावी था, और दमनकारी नीतियों के नीचे वो दबा हुआ था। रमाबाई आती हैं, और रमाबाई 1882 में यहाँ एक संस्था की स्थापना करते हैं पूना में। पूना में इन्होंने जिस संस्था की स्थापना की उसका नाम था आर्य महिला समाज।
आर्य महिला समाज। आर्य महिला समाज के जरिए इन्होंने स्त्री शिक्षा को बढ़ावा दिया कि शिक्षा पर सिर्फ पुरुषों का एकाधिकार नहीं हो सकता, स्त्रियों को भी जो है उनको शिक्षा दी जानी चाहिए, संस्कृत पढ़ने का अवसर मिलना चाहिए। और इस काम में इनको पूना के बुद्धिजीवियों का, समाज सेवियों का भी सहयोग मिला। धीरे धीरे आर्य महिला समाज की जो है शाखाएं बाकी जगहों पर भी खोली जाने लगी और पूरे महाराष्ट्र में इसकी शाखाएं खुल गई। इनके 1882 में ही आप जब मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ते हैं तो हंटर शिक्षा आयोग का जिक्र आता है। हंटर शिक्षा आयोग भारत में शिक्षा नीति के निर्धारण के लिए गठित किया गया था, तो इसमें भी इनके विचारों का प्रभाव रहा और इन्होंने महिलाओं की शिक्षा के लिए आवाज जो है इस आयोग में बुलंद की। और इसका प्रभाव सीधे क्वीन विक्टोरिया तक के कानों तक पहुंचा और उनको जो है इंग्लैंड से भी बुलावा आया। अब यहाँ एक बात और ये है कि आर्य महिला समाज जो है भारत का पहला भारतीय महिला संगठन था। इसका लक्ष्य था स्त्रियों की शिक्षा में बढ़ोतरी करना और स्त्री शिक्षा के साथ साथ ये काम करता था बाल विवाह रोकने का। स्त्री शिक्षा और बाल विवाह रोकने की दिशा में ये लोग काम करते थे। ठीक है, अब स्त्री शिक्षा बाल विवाह के काम में करते करते रमाबाई जो है एक पादरी के संपर्क में आई, एक ईसाई मिशनरी के संपर्क में आई और 1883 में इनको जो है इंग्लैंड जाने का अवसर प्राप्त हुआ। 1883 में ये इंग्लैंड चली गई और वहाँ संस्कृत की प्रोफेसर हो गई। एक कॉलेज में जो है संस्कृत पढ़ाना शुरू कर दिया। वहाँ ईसाई धर्म को इन्होंने जाना, समझा, ईसाई धर्म की बारीकियों को समझने की कोशिश की और साथ ही साथ हिंदू धर्म की जो कुरीतियाँ थी, हिंदू संस्कृति की रूढ़िवादिता थी, उसको ये बर्दाश्त नहीं कर पाई और इंग्लैंड में ही, ब्रिटेन में अपने प्रवास के दौरान ये हिंदू से जो है ईसाई बन गई। ईसाई धर्म को इन्होंने स्वीकार कर लिया। ईसाई धर्म को स्वीकार कर लिया और इनकी एक रचना है ए टेस्टिमोनी, उसमें भी ये हिंदू धर्म की कुरीतियों की बात करते हैं। रचना का नाम है ए टेस्टिमोनी। ए टेस्टिमोनी में ये कहती हैं कि महिलाओं के प्रति भेदभाव हिंदूवादी दर्शन में आंतरिक रूप से ही, अंदर से ही जो है निहित है और दो बातों पर सभी धर्मशास्त्र ग्रंथ, पुराण, आधुनिक कवि, लोकप्रिय उपदेशक जो भी हुए हैं, उच्च जाति के रूढ़िवादी लोग सहमत हैं कि उच्च जाति या निम्न जाति दोनों की औरतें बहुत बुरी हैं और राक्षसों से भी गई गुजरी हैं। ये झूठ की तरह अपवित्र है। यानी टेस्टिमोनी में जो है वो खुल के खिलाफत करती हैं। भले ही उच्च जाति के लोगों के विचार हो, भले ही निम्न जाति के लोगों के विचार हो, कहती हैं कि इन सबके विचार जो है महिला विरोधी है और इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप जो है उच्च जाति में हैं या निम्न जाति में हैं। इसी प्रकार की एक और इनकी पुस्तक है जिसका नाम है द हाई कास्ट हिंदू वुमन। द हाई कास्ट हिंदू वुमन में भी ये जो है वही बात करती हैं। द हाई कास्ट हिंदू वुमन को पहला नारीवादी मैनिफेस्टो का मतलब अधिकार पत्र कहा जाता है और इन्होंने हिंदू स्त्री के जीवन का इसमें आलोचनात्मक वर्णन किया है। साथ ही साथ इन्होंने इसमें आलोचना की है मनुस्मृति की भी, कि मनुस्मृति जो है महिलाओं के प्रति भेदभावपूर्ण रवैया अपनाती है और इसमें स्त्रियों की स्वतंत्रता समानता की उपेक्षा की गई है।
ये कहती हैं कि हिंदू समाज में एक लड़की का जन्म होना ही जो है हीन भावना से देखा जाता है, और यहाँ तक कि कुछ परिवारों में तो कन्या हत्या की भी बात की जाती है। मनुस्मृति में महिलाओं के विवाह की आयु बताई गई है 8 से 12 वर्ष। तो इस रूप में कहते हैं कि मनुस्मृति बाल विवाह को बढ़ावा देने वाला ग्रंथ है, इसलिए ये जो है महिलाओं के प्रति भेदभावपूर्ण है। दूसरी बात ये जो उठाती हैं द हाई कास्ट हिंदू वुमन में, यहाँ ये पितृसत्तात्मक समाज की आलोचना करती हैं। कहती हैं कि समाज में जो है विधवाओं के प्रति भेदभाव का रवैया अपनाया जाता है, विधुरों के प्रति ऐसा रवैया नहीं है। सिर्फ विधवा होना एक सजा के समान है, और हिंदू समाज में ऐसे बहुत से कठोर नियम हैं जो विधवाओं के लिए हैं, और विधुरों के लिए ऐसा कुछ भी नहीं है। जैसे विधवाओं का चेहरा देखना भी अपशकुन की तरह माना जाता है, और उनको बहुत से समाज में लांछन सहने पड़ते हैं। अब यहाँ ये 3 आवश्यकताएं बताती हैं, 3 आवश्यकताएं हिंदू स्त्री की कहती हैं कि आप जो है सबसे पहले इस चीज को, असमानता को दूर करना है तो आपको आत्मनिर्भर बनना पड़ेगा। दूसरी बात ये कहती हैं कि शिक्षा ग्रहण करनी पड़ेगी, शिक्षा से ही जागृति आएगी, और कार्यकुशलता या स्किल आप में होनी चाहिए, कार्यकुशलता। यहां हिंदू समाज की आलोचना में रमाबाई प्रशंसा करती हैं कि कहती हैं कि वैदिक धर्म में ऐसा नहीं था। वैदिक धर्म जो है या वैदिक युग में महिलाओं और पुरुषों की स्थिति बराबरी की थी, और महिला पुरुष के बीच समानता थी, जबकि मनुस्मृति में इसके उलट महिलाओं के साथ भेदभावपूर्ण रवैया अपनाया जाता था। अब रमाबाई इंग्लैंड में रहती हैं, वहाँ कुछ साल रहने के बाद वो जो है अमेरिका चली जाती हैं, और फिर 1889 में लौट करके भारत आती हैं, और बंबई में फिर एक संस्था की स्थापना करती हैं जिसका नाम था शारदा सदन। शारदा सदन की शुरुआत करते हैं। शारदा सदन का गठन किस लिए किया गया था? शारदा सदन का गठन किया गया था विधवाओं को आश्रय देने के लिए। विधवा की दशा सुधारना भी इनके चिंतन का चूंकि मूल केंद्र था, तो इसलिए शारदा सदन की ये स्थापना करती हैं 1889 में। और 1889 में विधवाओं को आश्रय देना इसका मूल आशय था, मूल कारण था। साथ ही साथ चूंकि वे खुद ईसाई बन गई थी, लेकिन वो जबरन धर्मांतरण के विरुद्ध भी थी। कहती थी कि आप मन से कोई धर्म ग्रहण करते हैं तो ठीक है, लेकिन जबरन धर्मांतरण करवाना गलत है। और अब स्किल डेवलपमेंट के लिए एक और संगठन की स्थापना करते हैं जिसका नाम था मुक्ति सदन। मुक्ति सदन में महिलाओं को शिक्षा के साथ साथ व्यावसायिक प्रशिक्षण, ताकि वो अपना कुछ छोटा काम धंधा कर सके और आत्मनिर्भर बन सके, व्यावसायिक प्रशिक्षण देने का काम करता था मुक्ति सदन। शारदा सदन, मुक्ति सदन, इससे पहले था आर्य महिला समाज। फिर 1898 में एक और संस्था की स्थापना करते हैं 1898 में, जिसका नाम था कृपा सदन। कृपा सदन में गठन का जो मूल उद्देश्य था वो था कि जो पथभ्रष्ट स्त्रियां हैं उनका उद्धार करने के लिए, उनको सही मार्ग पर लाने के लिए जो इस सदन का गठन किया गया था। अब इस काम में इनको काफी विरोध भी झेलना पड़ा। काफी इन पर आरोप लगे कि ये विदेशी फंडिंग लेती हैं, हिंदू महिलाओं का जबरन धर्मांतरण करती हैं, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं था। रमाबाई का जो मूल मकसद था वो ये था कि महिलाएं पुरुषवादी विचारधाराओं से
परे हो, मुक्त हो और आर्थिक रूप से स्वावलंबी बने। यही कारण था कि उनके ऊपर तरह तरह के आरोप लगाए गए, लेकिन फिर भी वो जो है इन आरोपों से नहीं टूटी। अब इसके बाद रमाबाई का ये सामाजिक कार्यक्रम करते करते और एक बीमारी ने इनको पकड़ लिया जिसका नाम था सेप्टिक ब्रोंकाइटिस। सेप्टिस ब्रोंकाइटिस की वजह से ये बीमार पड़ गई और इस बीमारी की वजह से 5 अप्रैल 1922 को जो है इनका निधन हो गया। अब इनके विचारों में यदि हम देखें तो महिलाओं के विचार तो थे ही, साथ ये जो है जाति व्यवस्था पर भी विचार देती हैं और कहती हैं कि जब ये निर्धारण किया गया, जातियों का निर्धारण किया गया, तो शूद्रों से और महिलाओं से कोई विमर्श नहीं किया गया। इसलिए जो भी व्यवस्था है, जाति व्यवस्था जो है, इसमें इन दोनों पर एक तरफा सामाजिक बंधन है और इनका जो है कोई इसमें सहमति नहीं है। और वो कहते हैं कि हिंदू राष्ट्र के पतन का मूल कारण क्या है, क्यों जो है राष्ट्र एक नहीं है, तो उसका कारण वो बताते हैं कि जाति व्यवस्था के कारण ही जो है देश का अपघटन हो रहा है। और संस्कृत भाषा को वो कहती हैं कि संस्कृत भाषा स्त्री विरोधी है। ऐसा उन्होंने संस्कृत साहित्य, संस्कृत ग्रंथों के बारे में अपनी राय देते हुए कहा कि जो भी पठनीय सामग्री है उसमें स्त्री विरोधी ही बातें की गई हैं। जाति व्यवस्था में आगे वो बात करते हुए कहते हैं कि जाति व्यवस्था को खत्म करने के लिए हमें जो है प्रतिलोम विवाह, यानी एक जाति से दूसरी जाति में विवाह को प्राथमिकता देनी चाहिए। और खुद उन्होंने जो है एक बंगाली युवक से ब्राह्मण होने के बावजूद जो है शादी की थी। तो इनका जीवन भी जो है एक सुधार का मॉडल था, कि अनुकरणीय जो है मॉडल था एक, ताकि दूसरे लोग भी उस पर चल सकें। यानी सिर्फ कहने नहीं बल्कि करने में भी विश्वास करती थी। ये इनके प्रमुख विचार थे। इन्होंने हिंदू धर्म का विरोध किया, ईसाई धर्म पर बल दिया। साथ ही साथ इनके विचारों में हमें कहीं कहीं राष्ट्रवाद की भी झलक मिलती है। राष्ट्रवाद के तत्व के बारे में हम कह सकते हैं कि इन्होंने अमेरिका गई थी, यूरोप गई थी, वहां इनके विचारों का निर्माण हुआ और इन्होंने कहा कि भारत को एक ऐसा राष्ट्र होना चाहिए, चूंकि अमेरिका और इंग्लैंड का जो माहौल था, लोकतांत्रिक माहौल था, वहां सभी लोगों को स्वतंत्रता थी, सभी लोग समानता के साथ रहते थे, कोई छोटा बड़ा नहीं था। आदर्श लोकतंत्र उस समय का वही था। तो इस आधार पर ये कहते हैं कि भारत में भी एक ऐसे राष्ट्र का निर्माण होना चाहिए जहां लोगों को स्वतंत्रता हो और समानता के आधार पर इसका गठन किया जाए। साथ ही वे कहते हैं कि आधुनिक भारत का जो निर्माण है वो अमेरिका के आधार पर होना चाहिए। यानी जिस प्रकार अमेरिका में लोकतांत्रिक तत्व जो है समाहित है और स्वतंत्रता समानता की जो भावना अमेरिका में है, वैसा ही उसी मॉडल पर भारत का निर्माण किया जाना चाहिए। रमाबाई लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक की भी आलोचना करती हैं, क्योंकि तिलक जो है कहते थे कि समाज सुधार जो कानून बनाकर किया जा रहा है, अंग्रेजों के कानूनों से जो समाज सुधार किया जा रहा है, वह नहीं होना चाहिए। समाज सुधार हम अपने स्तर पर करेंगे और सामाजिक जागरण के जरिए करेंगे। इसलिए रमाबाई कहती हैं कि तिलक जो है समाज सुधार नहीं चाहते हैं। यानी वो उन पर आरोप लगाते हैं कि ये समाज सुधार विरोधी हैं। समाज सुधार के साथ साथ महिला विरोधी भी है। समाज सुधार और महिला विरोधी बताती हैं
रमाबाई बाल गंगाधर तिलक को, और कहती हैं कि ये महिलाओं के अधिकारों के समर्थक नहीं है, क्योंकि ब्रिटिश सरकार जो भी सामाजिक सुधार करती है उसका तिलक विरोध करते थे। हालांकि तिलक का अपना रवैया था, वो कहते थे कि हम किसी दूसरे के बनाए कानून से कैसे सुधरेंगे, हमने जो है खुद के जागरण से, खुद की जागृति से समाज को सुधारना होगा। लेकिन यहाँ रमाबाई का जो अप्रोच है वो अलग है। वो कहती हैं कि ये समाज सुधार नहीं चाहते थे, इसलिए जो है अंग्रेजों के सुधारों का विरोध करते थे। यहाँ तिलक का तर्क ये था कि ब्रिटिश सरकार जो है सामाजिक सुधारों के नाम पर भारतीय समाज को बांट रही है, भारतीय समाज को विभाजित करने का काम कर रही है। तो दोनों के अपने अपने तर्क हैं। ये था पंडिता रमाबाई के बारे में हमारे विचार, और क्या उनका योगदान रहा महिलाओं के प्रति और महिला शिक्षा के प्रति, विधवाओं के प्रति, और जाति व्यवस्था पर उनका जो प्रहार था, हिंदू धर्म की आलोचना, हिंदू धर्म के रूढ़िवादी तत्वों की आलोचना, तिलक की आलोचना, राष्ट्रवाद का उनका विचार, ये कुछ महत्वपूर्ण बिंदु थे। तो हम कह सकते हैं कि मोटे तौर पर महिलाओं की अधिकार की लड़ाई जो है पंडिता रमाबाई ने अपने जीवन भर में लड़ी, और विभिन्न कुरीतियों के प्रति जो है वो लड़ती रही। यानी मोटे तौर पर हम कह सकते हैं कि रमाबाई के बारे में कहा जाता है कि गुलाम भारत की वो आजाद महिला थी, गुलाम भारत की आजाद महिला, जिन्होंने महिलाओं के उत्थान के लिए काफी काम किए। और वहीं से जो है कहीं न कहीं आज जो महिलाओं की दशा में हम सुधार देख रहे हैं, तो उसकी जड़ें कहीं न कहीं से शुरू होती हैं रमाबाई के काम से ही। ठीक है, अगले विचारक के साथ हम अपने नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।